हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मीट द विनर्स के इस खास प्रोग्राम में। और आज इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से करनी जरूरी है। कहते हैं कि यदि आपका लक्ष्य आपके सामने, आपकी नजर में, आपके दिमाग में परमानेंट बना रहता है और आप उसको लेकर प्रतिबद्ध होते हैं और उसी हिसाब के कठिन परिश्रम को करते रहते हैं उसे अचीव करने के लिए, तो कोई भी लक्ष्य किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता है। और इस बात की सीधी सादी जीती जागती मिसाल आज हमारे सामने उपस्थित है। हम बात करने वाले हैं नितिन मित्रा जी से, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में, ये उम्र जहां पे मस्ती, एंजॉय करना और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं जिस उम्र में, उस उम्र में अपने आप को कई सारी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट करना, बांधना और अपने लक्ष्य की तरफ परमानेंट बढ़ते रहना, ये आसान काम नहीं है। तो आइए मुलाकात करते हैं नितिन जी से। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया। अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? सर मैं दिल्ली में हूँ, एएसओ इन सीएसएस में। ओके, सीएसएस ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होता है जो कि प्रॉपर दिल्ली बेस्ड जॉब ही है। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है? हाँ सर, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसमें मैं अपने जल शक्ति के अंदर हूँ फिलहाल। अभी इसमें पोस्टेड हूँ। ओके, अभी फिर दिल्ली में ही हूँ उसका प्रॉपर मेरा। आपको एक बात बताएं कि किसी भी चीज़ को जब करना हो और डेडिकेशन आपका बिल्कुल 100% हो, और वो तभी होता है जब आपको अपनी ज़रूरत के बारे में पता होता है। अगर आपको अपनी परिस्थितियों का अच्छा आकलन है, उसका एहसास है, कहाँ जाना है वो जानते हैं, तो रास्ते आप बना लेते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें आपकी मेहनत के ऊपर है। पहली बार एसएससी सीजीएल जैसा एग्ज़ाम के बारे में जब सोचा या सुना तो वो कब था, क्या किया आपने बैकग्राउंड में, अपने एकेडमिक्स में क्या किया, वहाँ से बताइए, और कैसे इस तरफ पहुँच गए? सर बेसिकली मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक फील्ड से किया है, बट मेरे को ऐसा गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना था। कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए थे जिसकी वजह से मेरे को इसमें आना था पड़ा। तो बेसिकली मेरे को ऐसा अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन पता चली कि महिंद्रा में चले जाओ, वहाँ पे ऐसा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। मैं आया, मैंने बात किया, जिसमें मेरे को पता चला कि जैसे दो मेन सेक्टर है, अपने बैंकिंग सेक्टर है, एक अपना एसएससी कराता है वनडे एग्जाम्स में। वनडे एग्जाम में। तो सर बैंकिंग का ये सीन था कि सर मेरी फैमिली में काफ़ी मेंबर्स पहले से बैंकिंग सेक्टर में है। हाँ, आप जैसा आप बता रहे थे आपके फादर भी बैंक में। हाँ सर, फादर है, मतलब कई सारे रिलेटिव है सर। तो मेरे को ये पता है वहाँ पे कैसा वर्क प्रेशर है, कैसा एनवायरनमेंट रहता है। मेरे को इस चीज़ से मेरे को फैमिलियर था मेरे को। तो मेरे को ये भी था कि मेरे को थोड़ा हट के कुछ अलग करना है। बैंकिंग तो सभी है, तो मैंने सोचा कि एसएससी के बारे में करते हैं। बेसिकली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो मैं कोचिंग से ही मिली। उसके कई सारी फैकल्टी थी, काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें होती हैं, ये कोर्स होता है। तो इसका बेस भी जो मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, तो उसका बेस भी मैंने अपना कोचिंग से ही प्रिपेयर किया। उसके अलावा तो फर्दर स्टडीज़ के लिए करना पड़ता है। वो आपको जो डिटेलिंग है, यानी एसएससी एग्ज़ाम में कैसा सिलेबस क्या होता है और कैसे आता है, वो सब चीज़ें आके इंस्टीट्यूशन में आपने बाकी सारी चीज़ें बताया। मतलब आप बिल्कुल खाली किताब की तरह आए हुए? बिल्कुल सर, मेरे को कोई आइडिया कुछ भी नहीं पता था, बस ये था कि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, देखते हैं कहाँ पे क्या कैसे है। अच्छा ये बताइए, बीटेक आपने किस स्ट्रीम में किया, उसका क्या कहानी रहा? एनआईटी भोपाल से किया है, मैकेनिकल स्ट्रीम से। अभी पिछले साल ही से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। कौन से ईयर में, यानी 22 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। ठीक है। इसका जो फाइनल जो मैंने एग्जाम दिया था वो अप्रैल मंथ में दिया था, और जुलाई के आसपास में इसमें मेरा रिजल्ट आ चुका था। यानी सीजीएल वाला आपका रिजल्ट जुलाई में आ गया? ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन वाला। सीजीएल आपने 2022 वाला दिया? 22 वाला दिया था, जो कि थोड़ा लेट प्रोसेस था, जिसकी वजह से मार्च 2023 में उसका फाइनल पेपर हुआ था। हाँ, तो जिसका रिजल्ट अभी जून में आया है। ठीक है, तो वो इसमें सेलेक्टेड हूँ। चलिए, बधाई हो आपको सबसे पहले उसके लिए। चलिए हम बातें करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट को यहाँ पे लेके आते हैं तो एक उद्देश्य होता है उसके पीछे, कि हम आपसे वो चीज़ें निकाल पाएँ जो सामने बैठे हुए बच्चे जो आज भी एक सिक्योर जॉब की तलाश में हैं और वो एफर्ट कर रहे हैं, तो वो उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। ऑब्जेक्टिव यही है। तो हम ये जानेंगे पूरे कन्वर्सेशन के दौरान, हम कोशिश करेंगे कि आपकी अपनी जो है वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर किस तरीके से एग्ज़ाम को सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से लेके चलते थे, क्या चीज़ कैसे करते थे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही सवाल है कि आपको ये फोर्सफुली आप इसको पढ़ने आए थे, या फिर आपको कोई ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था या मन लग रहा था,
या फिर आपको ज़रूरत लगी और फिर आप आए, इसमें एंट्री ली और फिर आप कंटिन्यू करते हुए, आप इंजॉय करते हुए और फिर निकाल के लगे? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में निकालना, वो भी ये एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल जहाँ पे पैटर्न में हालांकि चेंजेस भी थे कुछ, जिस एग्ज़ाम को आपने दिया है, तो वैसे में आपने इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? सर बेसिकली मैंने अपना बीटेक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें अपनी प्लेसमेंट जो ड्राइव होती है मैं इसमें बैठा नहीं। मेरे को ये था कि मेरे को गवर्नमेंट में चाहिए, क्योंकि सर बेसिकली मैं जो कोविड बैच में थोड़ा सा आ गया था। हाँ, तो जिसमें जो हमारा मैकेनिकल स्ट्रीम में ये होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका। सर बेसिकली वो सब चीज़ें मैं स्किप हो गई क्योंकि कोविड आ गया था, तो जिसकी वजह से मेरा फील्ड से मन हट गया था। अब मेरे को सर ये है कि सर लाइफ से अच्छे से करना है, लग्जरी चीज़ें चाहिए, सबको एक अच्छी लाइफ चाहिए होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ तो करना है। तो मैं कहा अब गवर्नमेंट जॉब में, अगर मैं प्राइवेट तो जा नहीं रहा, अब मेरे को गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट में ये था कि मेरे को एसएससी निकालना है, तो मेरे को अब ये था कि मेरे को ये करना ही करना है, मेरे कोई प्लान बी नहीं था। मेरे पास एक प्लान था, मेरे को था इस पे स्टिक रहना है, इस पे फोकस करना है, इसी को ही क्रैक करना है। बिल्कुल। तो मैं, एक मेरा मोटिवेशन था, एक मेरा मोटो था, उसको मैंने फोकस किया। कितना समय आपने अपनी पढ़ाई को दिया है, यानी कितने दिन की तैयारी है ये, जहाँ एग्ज़ाम देने तक मैं बात करूँगा, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम देने जहाँ पे आपके एग्ज़ाम प्रोसेस में जहाँ पे आपने ख़त्म किया वो, और जिस दिन आपने प्रिपरेशन करी, लगभग कितना समय आपने दिया होगा इस पूरे दौर में प्रिपरेशन के? सर मेरे को याद है कि मैं अपना कॉलेज ख़त्म करके 7 तारीख को आया था, 7 मई को। ठीक है। और मैंने 2022। हाँ सर, और मैंने 9 मई से बैच ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। और फाइनल जो पेपर जो मैंने दिया है अपना टायर 2 का, वो मैंने 7 मार्च को दिया है। तो इस बीच की जर्नी देखा जाए तो सिर्फ 10 महीना ही हुआ अराउंड। हाँ ठीक है, 10 महीने में ये आपने कारनामा कर दिया। आपके साथ के और लोग जो तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे, उनमें से भी लोगों का हुआ? बिल्कुल सर, एक बैंक में अभी हुआ है सर, बैंक में अपने आरआरबी क्लर्क में हुआ था। अच्छा, आपसे पहले आपकी तैयारी करने वाला कोई जो कहीं सेलेक्ट हो गया हो और एक उसका प्रेशर आपके सामने आया हो कि नहीं ये देखो साथ में था? और ऐसा प्रेशर तो नहीं था, लेकिन कई सारा ऐसा होता है ना सर, फैमिली प्रेशर रहता है कि उनका हो गया, इनका नहीं हुआ, कब तक प्रिपरेशन करोगे। हाँ, ये इनका कुछ हिसाब ऐसा है, आई केम आई सॉ एंड आई कॉन्कर, वैसा वाला कुछ प्रतीत होता है। और उसको लेकर भी बात यह है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही, वो बहुत मैटर करती है। तो जब आप आए एसएससी को, आपने जान लिया कि पेपर ये होता है, ये सब्जेक्ट्स आते हैं और ये सिलेबस है, वो सारी चीज़ें आपको क्लासेस में महिंद्रास की पता चल गई। उसके बाद आपने अपनी तरफ से क्या एफर्ट, क्या सोचा कि हमको क्या करना है, कहाँ जुड़े रहना है, कहाँ डिसकंटिन्यू नहीं होने देना है, कहाँ गैप नहीं बनने देना है पढ़ाई में, वो उसको क्या क्या सोचते थे शुरुआती दौर में, क्योंकि आप तो पूरे ब्लैंक थे? बिल्कुल सर। तो उस समय पढ़ाई में कैसा, जो आप स्टडी बनाते थे, क्या लेके चलते थे? सर बेसिकली जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ठीक है, तो पहले तो मेरे था कोचिंग से मेरे को बेस बना। स्टार्टिंग के 4 महीना मेरा मैं बेस बनाया। जनरली जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे सब क्लियर, मतलब बेस था कि ये ऐसे ऐसे स्टोरी हुई, मैथ में ये चीज़ें पढ़नी है, इंग्लिश में ये, रीजनिंग में जो भी, पहले ये बेस में बनाया। 4 महीना में इसमें गया, ठीक है। इन 4 महीनों में मैंने इसको डेली रिवाइज किया, जो भी था, जितना पढ़ाया गया मेरे को प्रॉपर याद था कि मेरे को ये पता था ये बेस है। उसके बाद क्या होता है सर, वो बाकी की मेहनत आपकी होती है। कोचिंग में ये होता है कि आपको बताता है ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, रास्ता आपको सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन पहुंचना मेरा काम है। तो उसके लिए तो आपको फाइन ट्यून अपने आप को करने की जरूरत पड़ती है। तो कई सारे टीचर से गाइडेंस ली, जिसमें कई सारे रेफरेंसिंग की बुक्स भी ली मैंने। बाकी तो कई सारे मीडिया भी है, जैसे यूट्यूब वगैरह है, थोड़ा बहुत तो गाइडेंस मिल ही जाती है उससे भी, उन सब पे फोकस किया। इसके अलावा मैंने अपने मॉक्स भी दिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जिसके ऑल ओवर कंबाइंड रिजल्ट अभी यहाँ पे आपके सामने है। बिल्कुल। तो ये दौर रहा। आप जब शुरुआत में पढ़ते थे तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को 4 महीने में, जैसा आपने कहा, सारे सब कुछ आपने ख़त्म कर लिया। जीएस का पोर्शन तो बहुत लंबा है, उसमें आपने कैसे किया? तो जैसे जीएस में आज कोई टॉपिक पढ़ाया गया मेरे को, तो आज तक का मेरे को पहले चीज़ मैं रिवाइज करता अपना कि क्या है, मेरे को बिल्कुल ब्लैंक था, ठीक है, मेरे को डेली रिवाइज करना पड़ता था। आज नहीं तो फिर कल तो करना ही करना है। कोई टॉपिक पढ़ाया गया, इसके लिए मैं रेफरेंसिंग के लिए बुक ली थी मैंने, एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है जीएस के लिए। फिर उससे टॉपिक को सर्च किया, ठीक है, उससे रिलेटेड आसपास की जो चीज़ें थी उसको भी पढ़ा, उससे कॉपी नोट डाउन किया। तो आपने मतलब अपने नोट्स खुद बनाए? बिल्कुल सर, पूरे प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। उसके मैंने डेली रिवाइज किया, मैंने इतना रिवाइज कर चुका हूँ, वो पेजेस बढ़ चुके हैं कि अभी ये पता है कि किस पेज के किस हिस्से में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन है, सर मेरे ये लिख रखा है। एक ही चीज़ याद है कि अगर अकबर का ये बर्थ हुआ, उसका एक कोरोनेशन हुआ, तो मेरे को ये पता है इस पेज पे
इसके नीचे लिखा हुआ ये चीज़ मेरे को याद है हाँ कि मेरे को ढूंढने का टाइम नहीं मिलेगा। कोई तो तीसरे इंसान को ऑब्जेक्टिव दूंगा। टेस्ट में तो होता ही यही है, क्योंकि आपको जब एग्जाम में आप बैठे और कई बार आपके पास क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें विकल्प देखने के बाद आपको जहन में समझ में आता है कि चाहिए वहाँ जो है पढ़ा है। तो रेफरेंस के साथ स्टडी जो होती है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपका रेफरेंस स्टडी जो है सॉलिड रहा है तो वो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करता है, क्योंकि आप सारी चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि वो मगअप कर लेंगे कि सब कुछ याद कर लिया फटाफट एकदम जुबान पे रख लेंगे, तो वो तो संभव है नहीं। सर जीएस से बड़ा कोर्स कोई है नहीं सर। और उसमें आप रिकॉल हो जाए यही बड़ी बात है, याद तो बात दूर की बात है। इतिहास में आप जाएंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ सर एवरीथिंग विच फॉल्स अंडर सन, हाँ वो पूरा जीएस है सर। बिल्कुल सब कुछ भी हो सर वो जीएस ही है सर, उसको कोई लिमिट नहीं सर, कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन आए कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट, बिल्कुल सर। सबसे ज़्यादा ग्रिप जब 4 महीने आपने पढ़ लिया तो आपको 4 महीने बाद एक कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें आपको लगने लगता है ठीक है ये वाला तो मस्त जा रहा है, ये वाले में कुछ स्थिति जो है वो डाउन है या ख़राब है, तो वो कौन से थे और जो ख़राब थे उनको कैसे आपने कोप अप किया? सर सबसे स्ट्रॉन्ग तो मेरा मैथ्स था। ठीक है। उसके बाद मैं अपना रीजनिंग रखूँगा। रीजनिंग में कैसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड रखूँगा। उसके बाद मैं सर जीएस और इंग्लिश को सर मैं बराबर रखूँगा, क्योंकि सर मैं दोनों ही वीक हैं। हाँ। दोनों ही वीक। इंग्लिश के साथ ये है कि एक दायरा है और वो दायरा शायद छोटा है सर इन कंपैरिजन टू जीएस। तो सर अनलिमिटेड सर, उसमें कुछ भी कहीं से भी आएगा, कोई लिमिट नहीं कि आपने ये पढ़ लिया तो क्वेश्चन में से आएगा। हाँ आपने ये पढ़ा तो वो ये पूछेगा, तो इसका कुछ नहीं है। पढ़ाई के दौरान कुछ प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लिया या समझा उससे? सब बुक्स थी, जैसे मैथ के लिए जो मैंने बुक को यूज़ किया वो पिछले कुछ सालों का 5-6 सालों का, उसमें प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने किया। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर में और कहीं से मैंने नहीं किया, लेकिन जो टेस्ट सीरीज जैसे जो मैं अपने मॉक्स लगाता था उसमें से प्रीवियस ईयर मैंने पेपर्स लगाए हैं कई सारे, तो जिससे थोड़ा आइडिया मिल जाता था कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आता है, इस पर फोकस करना चाहिए, ये सब चीज़, और किस पे फोकस कम करना है। तो बेसिकली सर ये होता है कि हमें ये सब बच्चे क्या करते हैं आजकल, सब पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं ये हिस्ट्री है ये इकोनॉमिक्स सब पढ़ते रहते हैं। लेकिन बेसिकली ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको कम टाइम में टारगेट अचीव करना है तो आपको क्या चीज़ पढ़नी है, किसको फुल 100% डेडिकेशन देना है, और कौन सी चीज़ को स्किप करना है या नहीं पढ़ना है। जो आदमी को 390 में 390 ला रहा है उसका भी सिलेक्शन है, 320 वाले को भी सिलेक्शन है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी चीज़ पे कितना टाइम देना है। जैसे कि इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, सो वो जो टॉपिक है ये जितना बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है सब पढ़ के बैठा है, तो वो चीज़ आप गलत कर नहीं सकते। वो उसके लिए आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है गलत करने का। कोई स्कोप नहीं। हाँ, तो आप एक कदम पीछे पहले ही हो गए। हाँ, अगर आपने गलत कर दिया तो पहले आप एक कदम पीछे हो गए। हाँ ठीक है, पीछे नहीं होता, इसमें से बाहर होता है, ठीक है बाहर। हाँ। इसके अलावा कहीं ना कहीं कोई 5 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर 5 वो क्वेश्चन ऐसे होंगे किसी को नहीं आते, अगर लेकिन आपने मेहनत करी और 5 से 2 से 3 निकाल दिए कि आप कंपटीशन क्रैक कर गए। यानी आपके दिमाग में ये था कि जो हर कोई करेगा वो तो करना ही करना, वो तो करना ही करना है, उसके लिए तो कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। जो बाकी नहीं कर रहे हैं अगर आप वो कर लेंगे तो आपके पास एज रहेगा दूसरों के ऊपर, है ना। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो आपने इस्तेमाल किया वो बहुत अच्छा है। तो आप सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट में देख लेते थे कि कहाँ पे ये है कि जनरली बच्चे एरर करते हैं, वो वाला सेक्शन हमें करेक्ट कर लेना है। सारे सब्जेक्ट में ऐसा बनाया? जीएस में तो बाकी चीज़ें तो मेरे को याद थी, आता था। हाँ, रीजनिंग में कोई दिक्कत कभी? मैथ्स रीजनिंग में जो दिक्कत होती भी थी थोड़ी बहुत, वो स्टेटमेंट वाले होते थे, जैसे कि एनालिटिकल रीजनिंग जिसे आप कहते हैं, असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें थोड़ा बहुत जैसे कि हाँ थोड़ा आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आप उतने कॉन्फिडेंस है कि आपने सही मार्क किया है, कोई नहीं कह सकता क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा होता है। पर फिर भी एक्यूरेसी की तरफ पहुंच गए, उसमें भी तो बात बन गया। जो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा वो क्या करेगा? बिल्कुल आपने किए थे वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे अच्छा इंजॉय करने वाला सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स आपने बताया। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है बच्चे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उसको उसी को ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। यही तो आपने क्या ऐसा किया या आपने कुछ और किया? तो ये चीज़ मुझे पता था हाँ, कि जिसमें मज़ा आएगा वो वही हाँ, लेके चलता रहेगा, वही करता है सर। और वो खुद को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। वो पढ़ता वही जो उसको मज़ा आती है, दूसरा पढ़ता से नींद आती है, दूसरा सब्जेक्ट। और वहीं पे उल्टा है, गलत है। जहाँ आपको नींद आ रही है वहीं पे ज़्यादा काउंटर करने की मैंने यही प्लान किया था।
मैं दोपहर का जो शायद 2 से 5 बजे का जो ड्यूरेशन है, हाँ। इसमें से काफ़ी नींद आती है। इसमें मैंने अपना बेसिकली मॉक रखा। वो उसके बारे में बात करेंगे। हाँ इसके बारे में मैं डिटेलिंग करनी है कि आपका थ्रू आउट द डे रूटीन क्या था। ठीक है, अभी तो सभी की बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। हाँ, तो आपने जो तैयारी करी, आपने पहले सिलेबस देखा, 4 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आप प्रैक्टिस की तरफ आ गए। जो आपको कमजोर लग रहा था उस पर आपने ज़्यादा काम किया, रैदर की जो आप इंजॉय कर रहे थे, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे, उसी को बार बार करें। इसकी बजाय आपने ये चूज़ किया कि जिसमें हमें तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सर अगर मेरे 4 घंटे हैं, मान लीजिए मैं 4 घंटे हैं, तो पहले मैं अपना जीएस या इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दूंगा, और इंग्लिश से भी ज़्यादा मैं प्रेफरेंस जीएस को दिया, क्योंकि इंग्लिश लिमिटेड है, ये नाउन प्रोनाउन यही है, जीएस नहीं है। तो मैंने पहले उसको टाइम दिया। अगर मैं उसको 3 घंटे जीएस और इंग्लिश में मिला के दिया, तो मैं मैथ्स को आधा घंटा दूंगा या 1 घंटा दूंगा, ऐसा रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें स्कोर कर लूँगा। लेकिन जो सिलेक्शन है सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं होगा, बिल्कुल आपको जो वीक सब्जेक्ट है उस पर भी मेहनत करना है। और वीक सब्जेक्ट आप कितना भी मेहनत कर लो, आप उसमें 75% से ज़्यादा मेरे से ला नहीं पाओ। स्टार्टिंग जीएस जैसे सब्जेक्ट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैंने अपना जीएस को इतना किया कि मैं 75% तक टच करूँ, ठीक है, बाकी मैं 100% दूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरा मार्क्स एवरेज में बैठ जाएगा और मैं इसको निकाल सकता हूँ। लास्ट टाइम मैं एक इंटरव्यू कर रहा था और ऐसे ही उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो मेरा वीक था मैंने उसको एवरेज किया, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग था उसको मैंने और स्ट्रॉन्ग कर दिया, उस पे मैं एक्सपर्ट हो गया। तो आपने भी ऐसा ही किया। और आपने कभी भी जो जिसमें बहुत बोरियत क्या कहेंगे, अगर किसी को ज़रूरत लगती है, कोई बहुत ऑनेस्ट है, अपनी स्टडी बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए बोरियत वाला टर्म तो हम निकाल ही देते हैं। हाँ, मे भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें हों जो समझ में नहीं आ रही हों और वो आपको थोड़ा सा बैकफुट पे पुश करने लगती हैं वो चीज़ें। आपको कई बार ऐसा ख्याल आएगा कि ठीक है अभी मन नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है रख देते हैं इसको। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं अभी इसको ख़त्म करके ही। तो आपकी क्या ऐसी टेंडेंसी या जिद होती थी कि नहीं समझ में आ रहा था उसको भैया समझना है, कैसे भी करके किसी से पूछ लेंगे, किसी से पढ़ लेंगे, दोस्तों में डिस्कशन कर लेंगे, टीचर से बात कर लेंगे, या फिर आप सोचते थे ठीक है ये नहीं समझ में आ रहा है इसको रहने देते हैं, अभी कुछ और पढ़ लेते हैं? क्या होता था? सही, अगर कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हाँ, हर सब्जेक्ट में मेरे साथ, ठीक है, नहीं आते या दिक्कत करते हैं, तो उसको स्किप तो कर ही नहीं सकते। कोई भी टॉपिक मेरे को लगता है मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव से स्किप नहीं कर सकते। स्किप करेंगे तो पहले ही आप बाहर हो गए, ठीक है, क्योंकि आप स्किप कर रहे कोई और पढ़ रहा है, पहले ही बाहर। इसको करने के लिए सर मैं कई बार अपने फ्रेंड से बातें करी, तो जैसे अभी मैं नहीं बन रहा है, जैसे मैथ्स का है, मैं किसी चीज़ परेशान हूँ, कई बार चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं सबकी लाइफ में, कई बार चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा अपना खुद का टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, या किसी फ्रेंड से बात कर लेता हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है, ये कोचिंग में फैकल्टीज़ हैं अपनी, उनसे आइडिया लेता हूँ, तो लोग गाइडेंस कर देते हैं कि इसको इस तरीके से करके ट्राई करो, इससे बेटर होगा। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इसको किसी छोड़ देता हूँ तो नहीं, अगर मैं छोड़ूँ से 2 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, मेरे को ये करना तो है ही है, मैं किसी परमानेंट स्किप नहीं करता, करना है, मैं किसी से भी डिस्कस करूँगा, यूट्यूब पे जाऊँगा, दोस्तों के पास जाऊँगा, फैकल्टी के पास जाऊँगा, करना है तो करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और सवाल है कि पूरे दिन में आप 24 आवर्स में आपके पास पढ़ाई को लेकर कितना समय होता था? ऑन एन एवरेज आप कितना पढ़ते थे? सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, स्टार्टिंग 4 महीने नहीं किया, बाद में लाइब्रेरी क्यों? सर घर में सर थोड़ा सा माहौल ही बन रहा था, अच्छा, वो डिस्टर्बेंस हो रहा था, हाँ ठीक है, क्योंकि बाद में कुछ मेरे रिलेटिव्स वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि अब लाइब्रेरी कर लेता हूँ। मैं लाइब्रेरी स्टार्ट करी, सर मैं सुबह 8 बजे पहुँच जाता था, 8 से 1 बजे तक पढ़ता था, 5 घंटा। ये 8 से 1 में क्या कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते थे या क्या करते? सही बताऊँगा, पहले 8 से 1 पढ़ता था, ठीक है, 1 से 2 का ब्रेक, फिर कभी कभी एक्सटेंशन भी हो जाता था, कभी दोस्ती एड में हो जाता, लेकिन फिर 2 से मैं अपना 6 तक पढ़ता था, ठीक है, 6 से 9 या 10, ऐसा। मैं घर अपना पहुंचता था 10:30 साढ़े 10 पे, सुबह 8 बजे आप पहुंच जाता था, और 10 बजे वहाँ से तो कभी 9 बजे मान लीजिए, 11 घंटे तो ऐसे हो गए, जिसमें से 1 घंटे 2 घंटे अब तकरीबन इधर के लिए निकाल दीजिए, इसमें लंच इंक्लूड करके बाकी सारा क्वालिटी स्टडी टाइम में होता था। तो क्या सर्कल वगैरह, दोस्तों का सर्कल भी बना वहाँ पे भी? ग्रुप में था, हाँ, मैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन करी, हम लोग का ग्रुप था 4 लोग का, ठीक है, तो हम सब मिलके एक साथ स्टडीज़ करते थे, हाँ, थोड़ा हंसी मजाक भी होता था। ऐसा नहीं लगता कि ग्रुप बनना यानी कई बार घातक भी हो सकता है? बिल्कुल होता है सर, लेकिन आप
आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका मोटो क्लियर होना चाहिए, आपको क्या करना है और क्या करना है। आप जैसे मोटिव के साथ हैं वैसे ही दोस्त भी आप पकड़ेंगे भी, मुझे ऐसा लगता है वैसा ग्रुप भी आपका बनता है। आपका डेडिकेशन है तो आप दूसरे बंदे को खुद ही चेंज कर दोगे, कोई आप रादर कि आप उसके हिसाब से चेंज मैं हो नहीं जाओ। चेंज होऊंगा सर। तो मेरे को पता है ये मुझे करना है तो मैं वो करके तो रहूँगा। आपकी सर्कल में ऐसे ही थे सारे पढ़ने वाले एकदम? सर नहीं, सभी नहीं सर, हंसी मजाक भी करते थे, घूमने भी गए हम लोग, टाइम भी स्पेंड किया, ऐसा सब कुछ किया। हाँ लेकिन ऐसा प्रॉपर 100% सर नहीं सर, ऐसा नहीं कि वो मेरे को ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट करेगा। ये हाँ कि बहुत बर्डन लेके पढ़ाई करी ऐसा आपने नहीं, नहीं मैंने किया? नहीं किया। मतलब आप कभी उसको कभी हल्के फुल्के से लेके बस ये पता था कि सर करना है मेरे को कैसे करना हाँ है। करना है मेरे को सर, मेरे को ये डायरेक्शन पता था कैसे करना है। इसके बीच में सर मैंने सब कुछ किया था, मैं मूवी देखने गया हूँ, हाँ लाइब्रेरी भी बंक किया हूँ, हाँ सब कुछ किया हूँ सर, हाँ। आराम से फुल एंजॉय किया हूँ। पर आपका दिन का कोई टारगेट हुआ करता था पढ़ाई के दौरान कि ये सर आज दिन में इतना कर लेना है या ये कर लेना है, ऐसा कुछ? सर मेरे अंदर ये था कि मैं जल्द से जल्द कोर्स ख़त्म करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं अपना जो टाइम टेबल में बांटता था, तो मेरे को ये रहता था कि सर टाइम टेबल एक्चुअली बात ये फॉलो कभी नहीं होता। हाँ नहीं होता। तो मेरे को ये था कि बस ये ख़त्म करना है। तो जीएस को मैंने कहा कि चलो ये टॉपिक है, आज हिस्ट्री रिवाइज कर लेता पूरी। ठीक है। एक दिन मैं पूरी हिस्ट्री रिवाइज करता, एक दिन पॉलिटी रिवाइज करता, इस तरह से बांट लेता था। फिर जैसे ये कर लिया, मेरे को ये पता था कि ये क्लास मेरे को देखनी है, 1 घंटा वो देखा, करंट अफेयर्स देखता था डेली। महीना का जो यूट्यूब पे चैनल है मैं उसी को फॉलो करता था, इसको मैंने किया। फिर मेरे को था कि दोपहर मेरे को नींद आती है तो मैं इसमें अपना मॉक लगा लेता था, या तो मैं ऐसे माउस लगाता था तो उसमें नींद नहीं आती थी, क्योंकि सर उसमें नंबर चाहिए, हाँ फोकस करो, ऐसा करता था। अब उसमें टाइमर भी सर, टिक कर टाइम रहा भी है रहता तो था, सामने टाइम चलता रहता था, नींद तो आती नहीं थी। उसके अलावा मैथ्स को फोकस कर लेता था, फिर आराम से ब्रेक लेता था। और शाम को सर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी, क्योंकि जो शाम का टाइम है 7 से 9 10 बजे तक काफ़ी शांति रहती है, टेम्परेचर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है, उसमें तो काफ़ी अच्छी स्टडीज होती थी। फोकस ज़्यादा बेहतर बन पाता है। और मेंस के टाइम पे सर ये तो होता था, इसके बाद घर जाके टाइपिंग करता था। अच्छा, अभी उस पे बात करेंगे, मेंस पे आएंगे और प्रीलिम्स का कैसा रहा, फिर क्या हुआ। तो आपका जो लाइब्रेरी का समय, लाइब्रेरी में आपने बैठ के अपने हिसाब से आप अपनी स्टडी को करते थे, आपने एक ग्रुप भी बना रखा था, ग्रुप में लोग आपस में डिस्कशन भी करते थे, आप घूमने फिरने भी जा रहे, आपने हर तरीके से मतलब कभी भी पढ़ाई को अपने ऊपर बर्डन या हावी होते हुए नहीं देखा या नहीं होने दिया, ऐसा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी आए, कभी कभी प्रेशर रहता, डिमोटिवेट भी होते थे, क्योंकि नंबर नहीं आते, तो ये सब फ्रेंड्स ही रहते थे जो मोटिवेट करते थे, या फैमिली भी रहती थी। फैमिली को मैंने ये नहीं कभी बताया कि इसमें ऐसा दिक्कत आ रहा है, लेकिन तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो रहता ही है। तो बाकी फ्रेंड्स का काफ़ी मेरा इंपॉर्टेंट रोल था, तो उनकी वजह से ही सर, ये 4 लोग का ग्रुप नहीं है एक्चुअली, सब ग्रुप ये 15 कम 20 लोग का होगा, जिनके कांटेक्ट में रहता था मैं। कभी इससे मिलने गया, कभी इससे मिलने गया, सब ऐसे समय घूमता रहता था कहीं ना कहीं। तो डायरेक्ट मैं लाइब्रेरी से घर नहीं जाता, थोड़ा घूम के ही जाता हूँ, किसी से मिल ही लेता हूँ, तो रिफ्रेशमेंट हो जाता है, थोड़ा मज़ा आती है दोस्तों के साथ घूमने, मज़ा आती है। तो ये सबका कहीं ना कहीं रोल था इस मेरी सक्सेस में, सबने मेरे को मोटिवेट किया, सबने अपनी गाइडेंस दी, तभी मैं यहाँ पर। 4 महीने जब आपने बेस कंप्लीट कर लिया तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए, या फिर मॉक टेस्ट डे 1 से ही आप देखना स्टार्ट कर दिए? डे 1 से नहीं, बट मेरे को ये हो गया था कि अब थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया मिल गया कि ऐसा ऐसा कोर्स है, ऐसा आता है, तो अब चलो पेपर देना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा देते हैं। फिर कभी कभी पहले स्टार्टिंग में गैप लिया, कभी आज दिया, कभी कल नहीं दिया, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि हाँ अब देना चाहिए, क्योंकि सर मॉक्स में ये होता है कि सर अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि डेली के 100 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए, जो आप कहीं 10 या मॉक्स में ये होता है सर, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कोई फिक्स नहीं है, तो सर प्रैक्टिस होती है, वेरिएशन मिलता है क्वेश्चन की, और मेन तो सर अपनी स्पीड बन जाती है, एक्यूरेसी आती है, तो सिलेक्शन में तो यही है मेन। अच्छा ये बताइए, कितने मॉक आप दिन भर में ऑन एन एवरेज? एक तो मैं बात करूँगा कि जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे करते थे मॉक कैसे देते थे, वो भी उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मॉक टेस्ट की अहमियत क्या है और वो यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। सिंपली गिविंग अ मॉक ऑन लुकिंग एट द स्कोर कि क्या मिला आपको, कितना आपने किया, एंड उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं, वो फेयर तरीका नहीं है मेरे हिसाब से, एंड दैट इज़ नॉट एक्चुअली आइडियल उस सर्कमस्टेंसेज में। या अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। पर आपने अगर किया है तो मॉक टेस्ट आप कैसे करते थे, यानी आप अपनी गलतियों को, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली अ मिरर, लाइक आप आईने में अपनी सूरत देखें और फिर आपको लगे कि आपकी सूरत में कमी है, तो ये आईने की शिकायत है, तो वो आईने की शिकायत नहीं है, एक्चुअली समस्या आपके अंदर है। तो आप अपनी समस्याओं को देख के आईने में और अगर दुरुस्त करते हैं, तो आपने क्या ऐसा किया मॉक टेस्ट के साथ, और करते थे तो कैसे करते थे? सर बेसिकली सर मैंने प्री प्लस मेंस के अगर मॉक्स को सर मैं काउंट करूँ
तो बेसिकली स्टार्टिंग के 4 महीने में तो बहुत ज़्यादा दिए नहीं होंगे। अब मतलब कुछ कुछ स्टार्टिंग कर दिया था हाँ बस। देख रहे थे बस। तो उसके बाद के जो 6 महीने हैं इनमें टोटल मैंने अब तक सर 500 के अप्रॉक्स दे रखे हैं, प्रीलिम्स और मेंस मिला के। ज़्यादा इसमें प्रीलिम्स ही ऑफ कोर्स होगा क्योंकि प्रीलिम्स के अराउंड 300 के अराउंड थे और 200 तक मेरे मेंस के थे। तो कैसे करते थे मॉक, कैसे देते थे? बहुत सीरियस होके बैठ जाते थे लैपटॉप पे? बिल्कुल सर, सीरियसनेस तो चाहिए ही, वरना तो वो time भी चला बिल्कुल जाएगा। लगे कि वो फील आना चाहिए एग्जाम वाला। तो वो उतना प्रेशर तो नहीं रहेगा एग्जाम वाला, हाँ पर वो बट लेकिन थोड़ा आइडिया रहता है। हाँ। क्योंकि अपने को ये रहता है कि 1 घंटे में प्री को निकालना है, हाँ तो टाइमर चलता रहता है सामने, सेम इंटरफेस रहता है, तो मॉक से बहुत ज़रूरी है। मॉक से मॉक दे दिया आपने, फिर क्या करते थे? सब मॉक पहले मैं उसमें भी ये चीज़ होता है कि मैं किस तरीके से दे रहा हूँ, हाँ क्योंकि 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, मेरा अलग। तो ये दे लिया। हाँ उसके बाद से मैं देखता था जो गलत हुआ उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, मैथ्स में वापस खुद से उसको अटेम्प्ट कर। उसमें दिखाता है कि ये गलत है आपका या फिर क्या सोल्यूशन है, और ये कितने में किस क्वेश्चन कितना टाइम दिया, हाँ सब देखता था मैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो गलत हुआ उनको मैंने वर्क किया, हाँ उनको मैंने सॉल्व किया अपने हिसाब से। दूसरी बार सॉल्व करने में मान लीजिए बन गया तो क्या लगता था? क्या यार ये गलत हो गया, अगली बार यार ये गलत क्वेश्चन आया ना, इसको नहीं गलत करना है। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। जीएस जैसा सब्जेक्ट है सब, वो तो बहुत बड़ा है, उसमें मैं देखता था कोई नया चीज़ आ गई, तुम कहीं पे नोट कर लेता है कि ये टॉपिक है, इसको पढ़ना है। हाँ क्या कोई सा फैक्ट मिल गया, तो मैं जो नोट्स है मैं उसी में नोट कर लेता था कि ये चीज़ ये ऐड ऑन करनी है, यानी इस पे काम करना है, थोड़ा देखना है इसको। क्वेश्चन में आया कि अकबर की डेथ कब हुई, हाँ अगर मैंने को नहीं पता, मैं कॉपी नहीं लिखा है, हाँ तो मैं साइड में नोट कर लूँगा कि अकबर की ये डेथ हुई थी ऐसा। ये इस तरह से मैं करता था, क्योंकि कोई सी चीज़ अगर मैं 5-10 बार देख रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे को नहीं याद होती है, बुक से मैंने जो पढ़ा मेरे को नहीं याद हुआ, और जब मैं कॉपी में नोट्स में अगर लिख लेता हूँ तो वो ज़्यादा याद है, क्योंकि इसमें रिवीजन होता था, डेली करता था। नहीं उसमें साइंटिफिक कारण भी है, अगर आपकी ज़्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं एक ही चीज़ को लेकर तो वो डिफ़ॉल्ट। और पहले के समय में लोग करते भी थे कि मेरे दादाजी जैसे टीचर थे तो वो हमेशा कहते थे कोई चीज़ करनी है तो वो लिखो ज़रूर, और क्योंकि आप जितना और बोल के पढ़ने के लिए भी बहुत सारे लोग पहले सजेस्ट करते थे कि आपके ये इंद्री भी जो है वो भी उसके साथ कम्युनिकेट करे और कोऑर्डिनेशन बनाए। एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एनालिसिस का जो पैटर्न मैं अपनी क्लासेस में रेगुलरली आप लोगों को बताता हूँ, और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो मॉक टेस्ट देकर और छोड़ देने से कभी भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप रियली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जब मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट देते हैं, जैसा आपने बताया, नितिन ने बताया कि आपने जो है वो मॉक टेस्ट जो क्वेश्चंस गलत होते थे उसको रीअटेम्प्ट देने पे कुछ क्वेश्चन आपके वापस सही हो जाएंगे, एंड देन यू विल फील लाइक कि यार क्या ऐसा गलत कर रहा था जिसकी वजह से ये गलत हो गया। वो दिमाग में ऐसा सेट होगा कि अगली बार वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, उसके लिए आप कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट वो गलत फिर से नहीं होने वाला क्योंकि अब वो दिमाग में एक बार टिक हो चुका है। एंड द सेकेंड थिंग इज जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए एंड अगेन इफ यू आर ट्राइंग दैट क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग रॉन्ग, तो वैसे में आपको ये समझ में आने लगता है कि एक्चुअली रूट लेवल पे कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बेस पे प्रॉब्लम है, यानी कॉन्सेप्ट पे कुछ वर्क करने की जरूरत है। कभी मैथ्स में ऐसा कुछ हुआ कि कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया नहीं, फाइंड की यार ये तो बन ही नहीं रहा, बिल्कुल सर। तो क्या करते थे उसको, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते थे? बेसिकली जैसे कि मेरे को नंबर सिस्टम में इशू रहता था, ठीक है, क्योंकि इसमें कहता था इतने से इतने के बीच में कितने नंबर डिविजिबल है, इस टाइप के क्वेश्चन में रहता था। हाँ हाँ। तो मैं देखा कि इसमें दिक्कत हो रही है, तो मैं जो बुक थी मेरे पास, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने होते थे मैं उनको सॉल्व करता था। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। अगली बार मैं ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर मॉक का मतलब ही यही होता है, आपने गलती देखो से इम्प्रूव करो। मैंने देखा मैं क्या गलती है, फिर मैंने वर्क किया, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। अगली बार गलत होगा सर, लेकिन मैं इस क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा, कुछ और गलत करूँगा। क्या बात है, दूसरा गलत अफोर्ड कर सकते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन जो हमने एक बार गलत कर दिया दोबारा ये गलती नहीं होगी, ऐसा आप मेक श्योर करते थे। और देखिए कितनी अच्छी बात है, ये प्रोसेस किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने बेस क्लियर कर लिया है, डे इन डे आउट यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, एक चीज जो बहुत जरूरी है एनालिसिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक, एंड एज पर नितिन एज वेल। तो आपने भी ये वही बात बोली है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे काउंटर करिए जहाँ पे गलत। और एक बात आपने और बोली थी, आपने क्या किया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले आप जो गलत करते हैं रीअटेम्प्ट दीजिए, अगेन में भी आप उसको सही कर जाएं। नहीं सही होता है इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको देखने की ज़रूरत है, तब आप उस पर काम कर लेते। जैसे आप क्या करते थे कि नोट डाउन कर लेते थे कि ये चीज़ अपने को देखनी है क्योंकि ये नहीं हुआ है, और उसके आसपास की चीज़ों को भी देखते थे,
सिर्फ उतने तक ही सीमित रहना नहीं है। जैसे मैथ्स में भी कोई सवाल आ गया तो उससे थोड़ा बहुत आगे फॉर्मेट में आगे पीछे चेंज करके मिलता जुलता सवाल या थोड़ा प्लस माइनस करके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने ज़रूरी हैं। ऐसे में बेहतर इंप्रूवमेंट आप करेंगे। नोट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा ये कह रहे थे, क्योंकि नोट करते हैं तो आपकी मेमोरी में हो सकता है कई बार स्किप हो जाए, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं, वैसे में वो कुछ स्किप नहीं होगा। एक और जो आप कह रहे थे कि जो क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय में भी, जैसे कुछ क्वेश्चन हो गए चलो सेकंड टाइम में सही हो गया, आपको फिर अगली बार गलती नहीं होगी, जो आपने सही पहले से किए थे उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना कि इसमें से कौन से वो क्वेश्चन हैं जिसमें ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स ने समय दिया है और जो आपने दिया है। लाइक अगर किसी ने उसके लिए दिया है 20 सेकेंड्स और आपने दिया है उसके लिए 45 सेकेंड्स, इट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डूएबल विद इन 20 सेकेंड एंड आपके अप्रोच में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग 45 सेकेंड्स, इजंट इट? ऐसा ही है ना? तो आप 45 से 20 करने के लिए क्या करते थे? सर जो उसका सॉल्यूशन भी रहता था। हाँ ठीक है, एक तो वो देख लिया, हाँ। उसके बाद सर जैसे कि जो क्वेश्चन होते हैं सर वो मेरे कैलकुलेटिव नहीं होते सर, वो ट्रिकी होते हैं। कोई भी नंबर होगा सर वो पेपर सेट ही ऐसे होता है कि वो अगर कोई बंदा 20 सेकंड में कर रहा है तो वो हो ही जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं बनाता है, वो क्वेश्चन घुमाता है। तो आपको बस ये पकड़ना है कि क्वेश्चन में ये पूछा है, इसको जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, आप एक बेसिक अप्रोच लगाते हो कि ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। जब आप उसको कई बार लगा लोगे तो आप पहले स्टेप से सीधा तीसरे स्टेप पे आओगे और दूसरे स्टेप को मिस करोगे। यही वो 10 सेकंड का गैप आया। और प्रैक्टिस करोगे तो आप पहले से सीधा चौथे पे आओगे। और प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन ओरिजिनली लगाओगे। ये होता है सर, मैंने किया। तो ये होने लगा था? बिल्कुल हुआ। कब तक आते आते हो गया था ये? सर ऐसा फिक्स तो नहीं, बट मेरे को मतलब एक प्रोविजन के ड्यूरेशन में 4-5 महीने बाद फिर ये आने लगा। मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे कि देख के लग जाते हैं, मजा भी आता था। मतलब वो ऐसे ओरल करने का चैलेंज भी लेते रहे होंगे, है ना? जैसे कई बार जैसे मैं ब्रेक लिया हुआ हूँ, उस पर हम दोस्तों जैसे डिस्कस कर रहे हैं कुछ, तो ये क्वेश्चन जैसे उसने अपने मौका दिखाया, तो उसको पेन पेपर है नहीं उस समय में, तो ओरली ट्राई कर रहे हैं, क्या करें, कोई पेन पेपर तो है नहीं, ये ऐसे ऐसे होगा तो ये यही आंसर है इसका। ऐसे होता है। तो कई बार क्वेश्चन अपने आप वहाँ पे एक अप्रोच डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपने कोशिश करी तब हुआ वो। बिल्कुल सर, सॉल्व नहीं करना पड़ता, कई बार ऑप्शन से भी निकलते हैं आंसर। और ये कोई मास्टर नहीं बताएगा आपको, ये हकीकत जो बात है ये। और इसीलिए कहता हूँ देयर इज 2 थिंग, वन इज अप्रोच एंड द सेकंड थिंग इज ट्रिक। ट्रिक तो कोई भी सीख सकता है, कोई भी सिखा सकता है, बट एक जो अप्रोच होती है ना किसी क्वेश्चन की, वो अपनी खुद की होती है। बिल्कुल सर। किसी क्वेश्चन को बनाने का एक अपना तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं तो उसको अलग ही तरीके से देख रहे होते हैं, वो अलग तरीके से समझ रहे होते हैं, तो वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए अभ्यास, ऑब्जर्वेशन है ना, बस प्रैक्टिस कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना। चलो मॉक टेस्ट का तो हो गया। बिल्कुल सर। कि आप मॉक टेस्ट कैसे देते थे। अब बारी आती है कि आपके जो दैनिक लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट, जिसमें मैं सबसे पहले मैं मानता हूँ आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेल्योर के पीछे का। और यह हकीकत है, मे बी कोई डायरेक्टली ये बात नहीं समझ पाएगा, ना ही बोलेगा। कोई विद्यार्थी ये नहीं कहना चाहेगा कि मैं एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ एंड मे बी उसकी वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्शन है मेरा और पढ़ाई ख़राब हो रही है। कोई नहीं मानता इस बात को, पर वो है। बिल्कुल है सर। तो आप क्या जिस समय आप प्रिपरेशन करते थे उस समय सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से ये जो डिस्ट्रैक्शन है, 23 साल की उम्र में और भी बहुत कुछ है डिस्ट्रैक्शन के लिए। आप आँख बस खोलिए, आपके सामने डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने भी दे रखी हैं और अपने हम लोगों ने भी बना रखी है ना। तो कैसे हैंडल करते थे, क्या सोच रहे थे? बेसिकली सोशल मीडिया तो मैंने हटा दिया था। ठीक है। मैं सिर्फ व्हाट्सएप था, क्योंकि बेसिकली व्हाट्सएप तो सबके पास है, कोई इन्फॉर्मेशन आनी होती है तो मैसेज आ जाता है। और तो टेलीग्राम था। टेलीग्राम जैसे कि अपने कोचिंग के इन्फॉर्मेशन रहती थी, हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स कंटेंट वगैरह के लिए भी, स्टडी मटेरियल का भी रहता था। मतलब ज़्यादा स्टडी मटेरियल के पर्पज से तो नहीं था, मेन तो कोचिंग का था कि इन्फॉर्मेशन आती थी। ठीक है। ये 2 सोशल मीडिया थे। इसके अलावा यूट्यूब पे जैसे कि कई सारी चीज़ें, जैसे अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस जो महिंद्रा ही कराता है, सुबह मैम कराती थी, तो मैंने यूट्यूब पे किया था। ठीक है। उसके लिए यूट्यूब चाहिए होता है। वैसे कई सारे जैसे कि अपने जो कोचिंग में सब बेस तो बनवाते हैं, लेकिन कई छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं, कोई फैक्ट्स रह जाते हैं जो स्किप हो जाते हैं कोचिंग में। तो जिसकी वजह से यूट्यूब जैसे सब प्लेटफॉर्म पे अब सब कुछ अवेलेबल है, A to Z।
तो उसमें वो चीज़ें आप कवर कर सकते हो। तो उसके लिए सर यूट्यूब ज़रूरी था। ठीक है। तो कई सारी चीज़ें जैसे मिस हो गई, जैसे कभी क्लास नहीं कर पाए, तो वो सब कवर करने के लिए ये 3 मेरे ख्याल से मैं और यूज़ ये करता था। इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक और इस सब पे भी थे क्या इस दुनिया में भी सर, कभी? थे, बिल्कुल थे सर, पहले? लेकिन हटना तो पड़ता है, कुछ चाहिए तो कुछ करना तो है। आपने कब कब छोड़ा इसको? सर शुरुआत में ही? 8 मई को 7 को आया था, जिस दिन आए थे उसके अगले दिन से छोड़ा। सोच लिया कि ये वाला तो छोड़ हटाना देना है, पड़ेगा, अगले दिन से कोचिंग। है ना? बिल्कुल सर। तो बहुत समय लगता होगा अपने पास। हाँ बिल्कुल सर, सर समय तब लगता है जब सुबह जल्दी किसी दिन उठ जाओ आप, हाँ आपके पास पूरा दिन रहता है प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ। अच्छा वो हाँ, जब इस पे करते भी हो- बात करनी थी कि क्या क्या उठने का रूटीन क्या था, कैसे दिन का रूटीन क्या होता था, जिसमें उठने का रूटीन क्या था? सर मैं सोने का तो नहीं बताऊंगा हाँ, सोने का तो रात में 2-3 बज रहा होगा। सर, उसमें कुछ नहीं कह सकते हाँ सर, सोने का तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ऐसा लेकिन ऐसा सर- क्या राज है? सर और आप कैसे लोगों को चीज़ें बता दें, रहती हैं। बगल में जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय में जो है आपके दोस्त भी बैठे हुए हैं, तो ये बताने से पहले उनकी आंखों में ज़रूर देख ले रहे हैं जो सब पार्ट बताइए आप फिर। सर लेकिन सुबह मैं रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सोऊँ, लेकिन मैं सुबह 7 बजे उठूँगा। ठीक है। फिर एक नहीं सुबह दिन भर मैं रहूँगा वहीं लाइब्रेरी में। उसके बाद मैं अगर होता तो जल्दी सो जाऊँगा 11 बजे। लेकिन सर मैं अगले दिन 7 ही बजे उठूँगा। सर जैसे लाइब्रेरी में कई बार देखता था कि लोग मंडे टू सैटरडे आते हैं, संडे को आराम करते हैं, तो मेरे अंदर वो नहीं था। हाँ, हम संडे भी जा रहे हैं। हाँ सर, क्या आराम क्या करना सर, सिलेक्शन लेना है तो जब वही पढ़ना है। एंजॉय कर रहे हैं भाई, आप जब वही चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल सर। अगर किसी फिटनेस फ्रीक का करियर ही फिटनेस से रिलेटेड हो जाए तो फिर वो उसका नहीं कर पाएगा अभी चीज़ें। हाँ, तो फिर वो उस जो चीज़ उसके, जैसे आपके लिए क्या है ना, पढ़ाई को इन्होंने मान लिया कि बस ये ही काम है बिल्कुल सर। और कोई काम ही दूसरा है नहीं, तो फिर अब जब वही करना है तो उसी में एंजॉय भी कर ले रहे हैं। तो अगर आप उसी में एंजॉय भी कर ले रहे हैं, आपको वही मज़ा आ रहा है कि हमें वो मेरे स्टडी वाले 4 दोस्त भी बैठे हुए लाइब्रेरी में मिलेंगे मुझे, दिन मेरा घर पे कटने वाला नहीं है, तो आप करेंगे क्या? बिल्कुल है ना? अल्टीमेटली जाके आप जो है कहीं ना कहीं कुछ गेन करके ही आएंगे ऐसे में। चलिए, ये तो हो गया कि प्रिपरेशन आपका रूटीन। लेकिन एक चीज़ जो है, कई बार दिमाग जो है वो चूँकि उसका एक सेचुरेशन पॉइंट होता है और स्टडी करते वक्त तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी सेचुरेट होता है, और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आज के समय में इम्पेशेंट यूथ के अंदर सेचुरेशन जो है स्टडी को लेकर कुछ ज़्यादा ही जल्दी आता है ना? जहाँ 20 सेकंड रील, 15 सेकंड रील का समय है जिसमें आप 1 मिनट तक का वीडियो देखने की क्षमता नहीं रख पाता, उतना पेशेंस नहीं है लोगों के पास। उस दौर में उन लोगों के बीच में आपने इतने लंबे समय तक की स्टडी अगर कंटिन्यूटी में करी है तो कहीं ना कहीं दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए कुछ तो आपको ज़रूरत पड़ती रही होगी। मैं भी, बहुत सारे लोगों के लिए अपने अपने तरीके होते हैं, कोई वर्कआउट कर लेता है कुछ। आप क्या करते थे, कैसे रिफ्रेश होते थे? बेसिकली मैं फ्रेंड्स के पास जाता था, ठीक है। टाइम स्पेंड करता था, घूमता था, कभी ब्रेक लेके, ऐसा हुआ कभी मैंने पूरा दिन ब्रेक किया, मैं घूम रहा हूँ, मेरे को बिंदास, मेरे को छोड़ो पढ़ाई, एक दिन ब्रेक लिया तो एंजॉय करो। हाँ, फिर ये नहीं है कि एंजॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे भी स्टडी घुसी हुई है कि वो वहाँ पे, हाँ, एक समय में एक चीज़। हाँ, अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं घूम रहा हूँ तो घूम रहा हूँ। मेरे को ये था कि सर मैंने ऐसे पढ़ाई ही नहीं करी कि मैं पूरे दिन भर पढूं, मेरे को ब्रेक चाहिए। मैं दोस्तों से टाइम स्पेंड करता था, सब घूमता था उनके साथ, कभी मूवी जाता था, कभी मॉल चला गया, इधर उधर टाइम स्पेंड कर लिया, सब कुछ किया था मैंने इस ड्यूरेशन में। लेकिन पढ़ाई कंसिस्टेंसी से वो देखो, आपका क्लियर माइंडसेट होने की वजह से सब चीज़ें एकदम अपनी जगह पे बैलेंस थी, सबकी अपनी लाइन थी। सर ऐसा कोई नहीं कर सकता कि सर आप पूरा 10 महीना लगातार पढ़ो, अगर करोगे पागल हो जाओगे सर। इतना बड़ा कोर्स है, आप कर ही नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है, लेकिन आपको ये पता ना जी क्या लिमिट क्या है मेरी, मेरे को इससे बाहर नहीं जाना है। अगर आज मैंने स्किप किया है तो अगले दिन मेरे को फिर से प्रॉपर डेडिकेशन से पढ़ना है। कि अब वो एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट अगर आपकी स्टडी के अंदर घुसने लगे और वहाँ इम्पैक्ट डालने लगे तो फिर वो गलत है। बिल्कुल सर, फिर आपको वहाँ अलर्ट हो जाने की जरूरत है। पहली बात तो आपको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए अपने आप को इस स्तर तक के लिए, रिस्ट्रिक्शन। हाँ सही, तो आप इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। प्रीलिम्स और मेंस, सर पहले आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या दिमाग में सिर्फ प्रीलिम्स था, या कभी ये ख्याल आया, ये तो पता ही था कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ये पता था, तो जब स्टडी करते थे तो किस माइंडसेट के साथ कि हम पहले प्रीलिम्स निकाल लेंगे तब मेंस की देखी जाएगी, या फिर ऐसे रहता था कि चलो ऐसी तैयारी करते हैं कि सब एक साथ निकले? क्या मतलब?
कैसा रहता था आपका प्री माइंडसेट? और मेन से मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं है। हाँ, अभी अंतर नहीं है। मेरे ख्याल से अब से मैंने तो यही हाँ, पैटर्न आपने तो वही फिलहाल मेरे देखा हिसाब से पहले। कोई अंतर नहीं है। हाँ। बस ये है कि क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, कि कम ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल तो सेम ही है। तो आप डिफिकल्ट चीज़ पे फोकस करो, इजी तो निकलेगा ही। हाँ, तो मैंने तो आपने ऐसा शुरुआत में इसे ऐसा ही करना सर स्टार्ट मैंने मॉक दिया था, मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता था क्वेश्चन क्या है, मेरे को पता टॉपिक तो यही है। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, इसमें कुछ अलग से तो आएगा नहीं। हाँ, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं प्री का कर रहा हूँ या मेन से कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं सोचा। हाँ, बस मैं पढ़ा रहा था। हाँ, मेरे को तो यही चीज़ क्वेश्चन आएगा, मैंने प्री निकाल दिया। पहले तो मैं प्री के ही मॉक्स लगाता था, क्योंकि टाइम का मेरे को उसके अकॉर्डिंग अब खुद को एडजस्ट करना था। वो प्री निकला। फिर उसके बाद मैंने मेन से मॉक लगाया, क्योंकि मेंस में अलग टाइम टेबल है। वो उसको मैं फोकस किया ताकि मैं उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाऊँ। जब मेरा वो हो गया तो सब कोर्स तो अलग था नहीं, तो बस मैंने उसको फोकस किया, उस पर कंसिस्टेंसी रखी और हो गया। वेरी गुड। कभी टाइम टेबल बनाने का प्रयास किया? सब बनाते उसको हैं स्टार्टिंग में, हाँ, लेकिन तो फॉलो तो नहीं किया। फॉलो नहीं किया, तो फिर समझ में आ गया कि टाइम टेबल का कोई सर, मतलब नहीं है। मन करे तो, दिल करे तो पढ़ेंगे, जितनी देर दिल कर रहा है पढ़ेंगे। टाइम टेबल बनाया था, टेबल के सामने ही चिपकाया हाँ, और अगले ही दिन फाड़ दिया, क्योंकि मैं कहा ये सर तो ये नहीं हो हो नहीं पा रहा रहा है। है, हाँ, इससे होता नहीं है। क्योंकि सर ये माइंडसेट सर टाइम टेबल मेरे हिसाब से बेकार चीज़ है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि 1 घंटा मैथ लगाओगे, हाँ, आपने 50 अगर कोई सब टॉपिक है जिसमें 200 क्वेश्चन है, आपने 1 घंटे में 25 ही क्वेश्चन लगाए, तो बाकी बाकी आपने छोड़ दिया, तो कोई मतलब बना नहीं। मेरे को मैं पढ़ रहा हूँ तो ख़त्म करो, फिर दूसरा पढ़ो। इस 10 महीने के जो जर्नी है आपकी प्रिपरेशन की, इसमें आपने और भी कोई एग्ज़ाम दिए? सर और क्या रहा उसका रिजल्ट क्या रहा? सर एक बार तो मैंने एसएससी का CHSL दिया था, ठीक है। शायद 2021 वाला, हम्म। जिसमें 0.13 मार्क्स से कट ऑफ रह गया था, ठीक है। प्री वाला। तो एक तो एहसास हो ही गया होगा कि अभी अर्ली स्टेजेस प्रिपरेशन की, स्टार्टिंग और जैसे फिर मैं आया था हाँ, उसी अगर टाइम यहाँ पे तक था। पहुँच रहा हूँ तो ठीक है। नहीं सब ये भी नहीं था मेरे को, तो मैं तो अभी स्टार्टिंग में आया हूँ, हाँ। अब तो नहीं हुआ कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, ऐसा था, मतलब हाँ, मैं अपना मई से स्टार्ट किया और पेपर शायद जून में ही था, तो कुछ तो था ही नहीं मेरे को। उसके बाद मैंने MTS दिया, MTS का प्री हुआ। मेंस में मेरा रिटर्न था, ऐसे लिखना होता है, मेरा हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर मैंने जाके CGL दिया, तो इसमें समय पूरा हो गया। हाँ, मतलब बीच में इसके पहले एक आध हाँ दो सर, एग्जाम में बिल्कुल पीछे फेलियर मिला। तो ये प्रीलिम्स जब हुआ तो क्या लग रहा था मेंस को लेकर, कि अभी एकदम था कि अब की इस बार जो है, चूंकि इसके पहले तो एक आदमी हो चुका था, बिल्कुल। तो क्या था कि अब मेंस इस बार नहीं जाने तो देना आदमी अगर अपना पेपर देता है तो उसको रियलिटी में उसी को पता है वो कितना पानी में है, कितना ऊपर है। है। हाँ, ठीक है। तो सर मैंने अपने जितना मेरे को याद है, शायद मैंने 94 अटेम्प्ट दिए थे। तो मेरे को ये था कि अगर 10 भी 15 भी गलत कर देता हूँ तब भी 150 तक पहुँच जाऊँगा प्रीलिम्स के अंदर आराम से, और मेरे को तो इतने में तो मैं निकाल ही दूंगा। ठीक है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल दूंगा। हाँ, तो फिर तो उसके बाद आप मेंस के लिए? हाँ सर, मेंस में लग गया। फिर जब मैंने मेंस का पेपर दिया, हाँ, तो मेरे को सब बाकी सब कुछ अच्छा गया था मेरा। हाँ, बस मेरा कंप्यूटर में थोड़ा सा डर था। हाँ, क्यों, ऐसा क्या था? तो कंप्यूटर में शायद मैं उतना ज़्यादा डेडिकेशन से उतना मैंने नहीं पढ़ा, अच्छा, ये या कि ऐसा हो एरिया सकता था है कि जो आपने, वीक कह सकते हैं, या उस टाइम में क्वेश्चन ही बने। पर ये आपको पता था प्रिपरेशन के दौरान क्या मैं वीक है? कि हाँ, कि नहीं कंप्यूटर्स सर, नहीं, मेरा वीक एहसास नहीं नहीं था? मैं इतना वीक नहीं हो सकता। मैं जो क्वेश्चन आए मैं उनको क्लिक नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे चीज़ें थी। क्या ऐसा भी कारण हो सकता है कि आपने बहुत अभ्यास वाला, चूंकि आपको ये लग रहा था कि ये तो आता है, प्रैक्टिस नहीं की। हाँ सर, बिल्कुल था ये ऐसा कि हाँ। कंप्यूटर्स का तो एक सब ये था कि आता कहीं ना ही है, कहीं मैं हो कर जाएगा। लूँगा। और सिर्फ मैंने जितने मॉक में मेरे को पर क्वेश्चन ये मिलते एक थे, खतरनाक चीज हो सकती है किसी के लिए भी। कभी भी जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, बहुत उसको मतलब ऐसे लाइटली नहीं लेनी हाँ, कि अभी वो तो ठीक है, वो तो अपना बनेगा ही बनेगा। एक बहुत बार आप किसी से जाके मिलो तो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, और फिर अच्छा सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, रीजनिंग आते हैं, मैथ्स आते हैं, अच्छा रीजनिंग तो हो जाएगा, उसमें ऐसा मुझे होता नहीं। दिक्कत नहीं लगता, या फिर ऐसा मैथ्स हो जाएगा वो मेरी बहुत स्ट्रांग है। ये वाली फीलिंग के साथ एंट्री कभी मत ले लेना, पहले से ही मान के चलो सब जीरो पे है, ठीक है। आपको जो आता है बस वो ये है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ, जैसे मैथ्स में नंबर्स के बारे में आपको पता है थोड़ा बहुत, उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो आपको एकेडमिक्स में सिखाएंगे, पर एक्चुअली कंपटीशन में जो चीज़ है वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट है ना। तो वहाँ पे अप्रोच से लेकर हर एक चीज़ बदल जाती है। तो आप जीरो ही मान के चलें, और जो चीज़ में लगता है कि आता है पर उसका भी अभ्यास करने की जरूरत। जैसे टीचिंग में भी कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ाने जाते हैं, हम लोग के हमारे जो शिक्षक हुआ करते थे वो कहते थे कि आप पढ़ाए जाएँ कितना भी आपको आता है, पर एक बार ज़रूर रिवीजन ज़रूर होना चाहिए। उसको कभी आप बहुत लाइटली लेके मत जाइए, आपको बेशक आपको सब आता है। ये मेरे दादाजी थे जो मेरे पहले गुरु थे, तो वो खुद भी स्वयं भी टीचर थे, तो वो ऐसा ही बोलते थे।
और उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, आज भी करता हूँ। खैर, अब हम बात करते हैं जब आपका मेंस हुआ, प्रीलिम से मेंस में कितना समय था आपके पास? दिसंबर 9 दिसंबर को मेरे ख्याल से टायर 1 था, अब मार्च में हुआ है, तो मतलब 3 महीना अराउंड। 3 महीने था। इन 3 महीने में आपने कोई प्लान बनाया था कि ये ऐसे करके लेके जाएंगे? सर स्टडीज़ तो हो ही चुकी थी मेरी। हाँ, अब तो प्रैक्टिस रिवीजन करना था और प्रैक्टिस करना था। हाँ, सब प्री में दे के आया था। हाँ, तब तक मेंस हो गया जब एग्ज़ाम, तो कैसा फीलिंग आ रहा था? एकदम रिलैक्स था सर उसी दिन सर। ये लग रहा था कि मतलब कि निकाल बात दिया बन सकती है? सर, मेरे को था अगर मैं कंप्यूटर निकाल दिया हाँ, तो मैं निकाल दिया। हाँ, ठीक है। और सर कंप्यूटर में मेरे 30 नंबर थे, हाँ, ठीक है। तो कट ऑफ 27 ही थी। हाँ, उससे तो वो ऊपर निकल काफ़ी गया ऊपर था था। मामला। हाँ, हाँ। तो मैं जैसे जब मेरा आंसर किया आया, सबसे पहले मैंने कंप्यूटर चेक किया। मैं कहा पहले इसमें से मेरे को क्लियरिटी श्योरिटी चाहिए। हाँ, जब मैं कंप्यूटर निकला तब जाकर बाकी की टोटलिंग करी, हाँ। तो उसमें से मेरे को जो नंबर आया, मैं कहा हाँ अब मैं हो गया मेरा। चलो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कैसी रहती थी आपके पढ़ाई के दौरान? उनको मतलब ये लगता था कि ये बच्चा जो सर, है कर उनको- लेगा, या फिर ये उनको भी डाउटफुल रहता था कि सर- क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि यार ठीक है तुम्हारा मन है तो तुम कर लो, देख लो तुम अपना, ऐसे करके पेरेंट्स जनरली कहते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस, कई बार पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आपके सामने बहुत आपको बड़ाई नहीं करेंगे, आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं। तो कैसा था आपके परिवार में सर, पेरेंट्स ये का? जो- और जब रिजल्ट आया आपने बताया, तब क्या रिएक्शन था, उसके बारे में जरूर बताइए। सर ये तो सर स्टार्टिंग जब 10 महीना था, हाँ। सर जब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तब मैं अगर कहूँ सच्चाई तो मैंने पेरेंट्स से तो इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं रात में 10:30 बजे घर पहुँचता, ठीक है। 15 मिनट खाना खाया हाँ। और फिर अपने रूम में गया। कभी पूछते थे, कभी ऐसे कभी मुलाकात नहीं, हुई तो पूछते सर- थे कि क्या चल रहा है सर क्या? अपने घर वालों के साथ में खाना ही काफ़ी कभी रेयरली खाता था साथ में, हाँ। क्योंकि मैं काफ़ी लेट पहुँचता था। हाँ। और जब सुबह सो के उठते थे तब तक तो मैं गायब हो जाता था। सुबह 7 बजे उठ के 8 बजे निकल जाता था, 8 से पहले ही निकलता था, तो उससे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। तो अगर वो मुझसे पर उनको एक आइडिया जरूर रहा होगा कि ये डेडिकेशन से कर रहेगा। उनको तो लगता था, मेरी कैसे रिलेटिव या मेरी एल्डर सिस्टर है, हाँ। वो कहती थी कि तुम इतना देर रहते हो, तुम लाइब्रेरी ही रहते हो। हाँ, मतलब एक एक जो है वो हाँ, कहीं बंक तो नहीं मार रहा। ये सब रहता था उनके मन में, लेकिन ऐसा मेरे को कोई डीमोटिवेट नहीं किया कि नहीं तो नहीं होगा, ऐसा ही कह रहे हाँ लगे रहो, ऐसा था। बेसिकली सब फैमिली साइड से ये सपोर्ट था। रिजल्ट आया तो क्या सीन था, कैसे? सर उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। मैं अपने कॉलेज गया था भोपाल। मैं ट्रैवल कर रहा था क्योंकि मेरे को अपना रिजल्ट चाहिए था, मैंने लिया ही नहीं था, मैं रिजल्ट लेने गया था। ठीक है। तो रास्ते में ही था, तब दोस्त का फ़ोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, वो पिछले जो महिंद्रा में मॉक जो टेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट आया है। हाँ, ठीक है। वो कहता है नहीं CGL का ही आया है। तब उसने चेक किया, मैंने पहली लिस्ट चेक करी, उसमें मेरा नहीं था। दूसरी चेक करी, उसमें भी नहीं था। तीसरी चेक करी, मैंने कहा हाँ नाम तो है। फिर चेक किया, हाँ ये मिला। फिर जाके घर वालों को बताया। तो मैं तो उस टाइम तो था नहीं, लेकिन जितना पता चला तो उस दिन पापा शायद रात में सोए नहीं। मतलब सब एक्सपेक्टेशन तो थी कि अब मेरा लड़का हो गया था, तभी बढ़िया था। तो मैं तो मस्त लेकिन घूम रहा था। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपके पेरेंट्स के होते हैं, आपको हो सकता है ना दिखाई दे, पर होता ज़रूर है। और उसकी भी एक जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जीवन में सारे जो नए विद्यार्थी हैं वो ये सब चीज़ों को ज़रूर सोचते होंगे, और जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है, मे बी वो सामने से आपको परिलक्षित नहीं हो, पर किया ज़रूर होगा। और अगर आपके पास स्थितियाँ आपके फेवर में आ जाती हैं और वो रिटर्न करने का या फिर वापस करने का समय मिलता है तो ज़रूर करिएगा, है ना। आज के लिए मुझे लगता है बस इतना ही। और जाने से पहले एक जो बाकी विद्यार्थी वो जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी अभी एंट्री ले रहे होंगे इन एग्ज़ाम्स को लेकर, वो भी आपका ये इंटरव्यू देखा होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक लंबे समय से हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों की वजह से कुछ जो है वो फेल्योर या फिर ऑड सिचुएशंस देखा हो उन्होंने, और फिर वो अपने आप को कलेक्ट करके और वापस एफर्ट दे रहे हो, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली आपको अपना पता होना चाहिए आप क्या करने आए हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रिवीजन करना है, और ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई करो आप, थोड़ा अपने लिए खुद का टाइम भी दो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लो, क्योंकि ऐसा लगातार पढ़ोगे तो थोड़ा मुश्किल रहता है। थोड़ा खुद का टाइम दो, थोड़ा फैमिली फ्रेंड से टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो लाइफ को। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी पढ़ाई करके ही होगा, ऐसे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब एक फ्री जोन में रह के आप अच्छी स्टडी, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक और बात जाने से पहले कि आप जो है
अगर यहाँ से निकले, मतलब मान लीजिए ये ख़त्म हुआ आपका, एक जो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए था वो आपने कंप्लीट कर लिया, इसको अचीव करने के बाद आप और कुछ आगे अब टारगेट सेट करने लगे या फिर बस यहीं तक है? सर लाइफ में सेटिस्फैक्शन किसी को नहीं होती। हाँ, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। जब आप मिल गया, एक और चीज़ वो ये पूछनी थी कि जब आप यानी स्टडी करते थे तो कभी आप ऐसा होपलेस होते थे? बिल्कुल होता था। किस चीज़ को लेकर होपलेस होते थे? सर मेन तो सर मैं लाइफ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो उससे ओवरकम कैसे करते थे? सर कई सारे मेरे लाइफ में फ्रेंड्स हैं, कई क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, जिनका सर नाम तो नहीं लूँगा, बट उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी समझाया, संभाला चीज़ों को। मतलब थोड़े वो डल सिचुएशंस में आपको लोग बैक करने के लिए आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, और वो स्टडी सर्कल से ही रिलेटेड थे? कुछ है कुछ नहीं है। हाँ। सर क्या है कि सर जो मेरा जो ग्रुप है सर वो काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी मानता है हम सब। सर लड़कों में यही होता है, सिर्फ लड़कियां भी कुछ दोस्त हैं, तो उनका नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। वैसे बहुत बार हुआ सर कि मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हुए पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग एकदम कहीं और ही चल रहा है, तो उन्होंने ही संभाला। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स ने सर नाम नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही स्पेशल है मेरे, तो उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। और मैं चाहूँगा कि वो भी अपने लाइफ में ऐसे ही करें। बिल्कुल तो करेंगे, मैं बेशक सपोर्ट करता हूँ, बेशक। ये उनकी वजह से हूँ, तब मेरा काम है उनको वहाँ तक पहुँचाना। हाँ। एक थॉट्स को लेकर एक बात पूछना चाह रहा था। एक चीज़ होती है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, अगर आप जैसे मुझे घर बनाना है तो आई थॉट कि मेरा घर ऐसा होगा और ये इसमें ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसी करनी है मुझे, तो मैं वैसा थॉट करके फिर वैसी चीज़ बना लेता हूँ। सो वन थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस इज हैविंग द थॉट ऑफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। हाँ, क्लैरिटी, यानी उसको लेकर कि अभी मेरे को ये चाहिए। अगर वो थॉट आपके दिमाग से स्किप होता है तो मुझे लगता है वो आपके दिमाग से कभी ऐसा थ्रू आउट द डे कोई ऐसा टाइम होता था जिस समय से ये एग्ज़ाम और ये जॉब को लेकर चीज़ें निकल जा रही हों, पता चले कि अब बिल्कुल से गायब है, 2-3 दिन बिल्कुल याद ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे सांस लेते हैं तो पता ही नहीं है कि कब ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, पैर हमारा बायां चल रहा है या दाएं चल रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। पर ये ऐसी चीज़ें जिसको आपको जहन में रखने की ज़रूरत हमेशा होती है, आप रख पाते थे या फिर छूटता था? ये जो चीज़ आप बता रहे हो ये भी हुआ है मेरे साथ। मैं बस हर एक चीज़ से मैंने एंजॉय करी है, हर एक चीज़ मैंने इस ड्यूरेशन में देखी है, तो मैंने सब कुछ फेस किया है, लेकिन मैंने एंजॉयमेंट भी किया, लेकिन क्लैरिटी मेरे दिमाग में थी। तो मैं ये था कि अगर आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ तो बिंदास घूम रहा हूँ, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड वो थॉट तो रहता ही रहता है कि करना है। अगर मैं क्योंकि अपना प्लेसमेंट छोड़ के आया था, मैंने जॉब नहीं उठाई, और ऐसे में वो एंजॉयमेंट भी आपका उसी का पार्ट है जिसमें आप अपने आप को बस रिलैक्स मोड में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। वो करना ही पड़ता था, दिमाग पे, छोटा दिमाग है, कितना प्रेशर डाले। बिल्कुल। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े, और मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं हम लोग पूरी महिंद्रास की टीम। आगे जीवन में किसी के लिए भी अगर इस फील्ड में जो बच्चे जो आपके बाद आने वाले हैं, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आ रहा है, एक प्लेटफॉर्म से तो आप कर ही रहे हैं, कभी आगे भविष्य में मौका मिले तो ज़रूर लोगों को गाइड करिएगा, क्योंकि आपके गाइडेंस का बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जम के पढ़िए, और ईश्वर करे जल्दी से आप भी सफल हो जाइए। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.